इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को जो है वो हमने डिफाइन किया था, ठीक है। अब इसमें ये नज़र आ रहा है ना सबको, लाइट होने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो हमने सिंपल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिफाइन किया था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, इट इज़ द पोटेंशियल बिटवीन मेटल आयन। और मैंने आपसे कहा था कि लाजमी नहीं कि मेटल और मेटल आयन, क्योंकि आज हम देखेंगे क्या क्या हो सकता है, ठीक है। इट कुड बी अ मेटल आयन और इट कुड बी नॉन मेटल एंड इट्स आयन, ठीक है। नॉन मेटल और उसका आयन हो सकता है, या दो डिफरेंट आयन्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल आप ध्यान में रखें कि लाजमी नहीं है कि ये मेटल आयन हो। आपके सिलेबस के हिसाब से डेफिनेशन ये है, बट प्रॉपर डेफिनेशन ये है कि सब्सटेंस यानी इट इज़ द पोटेंशियल, आप इसको यूँ भी कह सकते हैं कि इट इज़ द पोटेंशियल और इट इज़ द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बिटवीन अ सब्सटेंस एंड इट्स ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, ठीक है। कोई भी सब्सटेंस और उसकी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म के दरमियान जो है ये होगा, ठीक है। तो it is the potential between metal ion when connected with the hydrogen half cell, ठीक है। ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी बेसिकली हम इसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को बेसिकली ये क्या है, ईएमएफ है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है कि व्हेन नो करंट इज पासिंग उस टाइम पे आप वोल्टेज देख रहे हैं, ठीक है। तो इट इज द पोटेंशियल बिटवीन मेटल आयन व्हेन कनेक्टेड विद द हाइड्रोजन हाफ सेल, किसके साथ कनेक्टेड हो, हाइड्रोजन हाफ सेल के साथ, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। ठीक है जी। तो ये सिंपल हमने डेफिनेशन जो है ये लास्ट टाइम पढ़ी थी, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, ठीक है। और इसके लिए हमने ये डायग्राम जो है इसकी बात की थी कि ये आपके पास दो इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आपका हाइड्रोजन हाफ सेल है, ये हाइड्रोजन हाफ सेल है जिसमें ये प्लैटिनम है, प्लैटिनम रॉड है, इसको आपने वायर से कनेक्ट किया हुआ है, जिसके साथ ये वोल्टमीटर आ गया। और ये आपके पास कोई भी मेटल है जिसकी आपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और इन दोनों को आपने कनेक्ट किया है विद सॉल्ट ब्रिज, ये सॉल्ट ब्रिज आ गया। और बाकी ये स्टैंडर्ड कंडीशन है। कंडीशंस क्या है कि कंसंट्रेशन ऑफ आयन कितनी होगी, 1 मोलर H+ आयन, हाइड्रोजन गैस एट 1 atm, टेम्परेचर कितना होना चाहिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ये हमने लास्ट टाइम जो है वो बात की थी। अब इसको जरा हम थोड़ा एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, ठीक है। देखिए ये हमने डिफाइन किया है किसे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। Now what if we want to define standard cell potential? Standard cell potential क्या है, ठीक है। ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। अब हम बात करते हैं किसकी, सेल पोटेंशियल की। यहां तक कोई क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल की। व्हाट इज सेल पोटेंशियल, ठीक है। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, ठीक है जी। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, अब स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। लेट मी कहता हूं कि तो हमारे पास स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है। अब ये हमने किस तरह से डिफाइन करनी, सपोज करते हैं कि हमारे पास दो हाफ सेल है, मैग्नीशियम आयन Mg2+, ठीक है। और दूसरा हाफ सेल है Cu2+। ये दो हाफ सेल है, एक मैग्नीशियम इन कनेक्शन विद इट्स आयंस एंड कॉपर इन कनेक्शन विद इट्स आयन। तो पहले तो आपने ये सेल डायग्राम बना ली, ठीक है। लेट्स जस्ट ड्रॉ दिस सेल डायग्राम। तो ये दो हाफ सेल्स हैं, हम इन दोनों को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। सपोज हमने पहले मैग्नीशियम वाला हाफ सेल बनाया, ठीक है। तो ये आपके पास बीकर है जिसमें क्या मौजूद होंगे, मैग्नीशियम आयंस, ठीक है। यहाँ पे क्या मौजूद है, Mg2+ आयंस, Mg2+। और इसमें आपने क्या टिप कर दी, मैग्नीशियम रॉड, ठीक है। ये मैग्नीशियम रॉड आ गई। और इसी तरीके से आपने दूसरा हाफ सेल लिया, इसमें क्या होगा, कॉपर, ये कॉपर आयंस का सोल्यूशन है, ठीक है। दिस इज द सोल्यूशन ऑफ कॉपर आयंस, यानी यहाँ पे कॉपर आयंस होंगे। और रॉड कौन सी होगी, कॉपर रॉड होगी, ठीक है। ये कॉपर रॉड है। और इन दोनों को आपने कनेक्ट कर दिया किसके साथ, सॉरी, हाई रेजिस्टेंस
वोल्टेज के साथ, वोल्ट मीटर के साथ, ठीक है। तो ये वोल्ट मीटर आ गया और ये आपने दोनों को कनेक्ट कर दिया और साथ साथ हमने दोनों हाफ सेल जो है ये कनेक्ट कर दिए थ्रू अ सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। ये सॉल्ट ब्रिज है SB। SB क्या है? SB इज सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। आज हम सॉल्ट ब्रिज की भी बात करेंगे कि सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है। फिलहाल जस्ट हम देखते हैं कि ये आपको, तो ये हमने सेल डायग्राम बना दिया। अब स्टैंडर्ड कंडीशन होनी चाहिए, तो यहाँ पे मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी? 1 मोलर, ठीक है। 1 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ 1 मोलर Mg2+ एंड 1 मोलर Cu2+, ठीक है। तो आपके पास 1 मोलर मैग्नीशियम आयन है एंड 1 मोलर कॉपर आयन है और इन दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया। यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। अब आपने फाइंड आउट करनी है कि यहाँ पे EMF क्या आएगा, क्या यानी यहाँ पे हमें क्या वोल्टेज मिलेगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या जनरेट हो रहा है। अब यहाँ पे ये अब हम सेल पोटेंशियल, ये अब हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी यहाँ जो वैल्यू आएगी इसको आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन दोनों का कुछ ना कुछ पोटेंशियल है, तो ये जो वैल्यू आएगी इन दोनों का डिफरेंस होगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपसे कहता हूँ राइट द इक्वेशंस हैपनिंग और राइट द रिएक्शंस हैपनिंग एट बोथ हाफ सेल। दोनों हाफ सेल्स पे रिएक्शन क्या हो रहे हैं? मैग्नीशियम वाले हाफ सेल पे रिएक्शन क्या होगा? लिखें, रिएक्शन लिखें। राइट द रिएक्शन हैपनिंग एट मैग्नीशियम हाफ सेल Mg। इसको आप किस में लिखेंगे? इन टर्म्स ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में। तो Mg2+ gains 2 electron to become Mg। लास्ट टाइम बताया था ना, रिडक्शन की फॉर्म में लिखना है, रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है ना। आपने हमेशा इसको, यानी हम रिवर्सिबल एरो बना रहे हैं तो ऑक्सीडेशन भी हो सकती है, रिडक्शन भी, बट हम इसको मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो रिडक्शन की फॉर्म में लिखेंगे कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। Mg2+ आयन गेनिंग 2 electrons becomes Mg और इसी तरीके से Cu2+ गेनिंग 2 electron becomes Cu, ठीक है। दोनों आपने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में लिखे कि कॉपर आयन भी इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, यानी सोल्यूशन में से कॉपर आयन गेनिंग इलेक्ट्रॉन टू बिकम कॉपर आयन, यानी कि बिकम कॉपर, एंड मैग्नीशियम 2+ आयन गेनिंग इलेक्ट्रॉन टू बिकम Mg। अब ये तो आपने दोनों को रिएक्शन को लिखा है इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन, बट ऑब्वियसली दोनों रिड्यूस तो नहीं हो रहे होंगे, एक ऑक्सीडाइज हो रहा होगा और एक रिड्यूस। तो वो हम कैसे डिसाइड करेंगे? वो हम डिसाइड करेंगे बेस्ड ऑन वैल्यूज ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। अब हम जाते हैं टेबल में। टेबल है आप लोगों के पास? चले आज मैं जो करूँ कल से आपके पास होना चाहिए, ठीक है। डेटा बुकलेट डाउनलोड कर लें। हाँ जी, तो सबसे पहले हम देखते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम कहाँ है इसमें? चले पहले कॉपर देख लेते हैं। Cu2+ गेनिंग 2 electron becomes कॉपर। ये डेटा बुकलेट में वैल्यूज गिवन होती है, ठीक है ना। तो ये हमने कॉपर 2+, ये कितनी वैल्यू आ रही है? 0.34, तो ये नोट कर लें। और उसके बाद मैग्नीशियम Mg2+, ये कितनी है? -2.38, दोनों नोट कर ली। मैं खुद भूल गया। 0.34 प्लस 0.34, ठीक है। क्या सेल डायग्राम थी हमारे पास? चलें दोबारा यहाँ पे इसको लिख लेते हैं। Mg2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, हाँ आ जाएगा है? नहीं, पेज तो वापस नहीं आएगा ना यार।
ज़्यादा बैक ही नहीं जा रहा, वो पेज ही मैंने डिलीट कर दिया है। तो तुम बोल रहे थे एक्सपेक्टेड वाला बोल रहा था? अच्छा अच्छा, Mg2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, Mg क्या वैल्यू आ रही थी? प्लस 2 पॉइंट माइनस 2.34, माइनस 2.38 एंड Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसकी वैल्यू क्या थी? प्लस 0.34। अब ये दोनों रिडक्शन पोटेंशियल्स हैं, ठीक है, ये आपने रिडक्शन पोटेंशियल्स की है। अब आपने डिसाइड करना है कि इनमें से कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन रिड्यूस हो रहा है। कौन ऑक्सीडाइज हो रहा होगा? द वन विच इज मोर नेगेटिव, मोर नेगेटिव विल बी ऑक्सीडाइज। तो इन दोनों में से ज्यादा नेगेटिव वैल्यू कौन सी है? माइनस 2.38। तो ये क्या हो रहा होगा? ये ऑक्सीडाइज होगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, यानी दिस वुड बी द नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है। और जो लेस नेगेटिव या मोर पॉजिटिव वैल्यू है दैट वुड बी रिड्यूस, ये रिड्यूस होगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो दिस वुड बी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो आपको सिंपल ये ध्यान में रखना है कि द इलेक्ट्रोड विच इज लेस नेगेटिव, द इलेक्ट्रोड विच इज लेस नेगेटिव और मोर पॉजिटिव, द इलेक्ट्रोड विच इज लेस नेगेटिव, या फिर आप कह लेंगे मोर, एक ही बात है, लेस, क्योंकि अगर ये दोनों वैल्यू नेगेटिव में होती तो फिर कैसे हम डिसाइड करते हैं लेस नेगेटिव, या अगर दोनों वैल्यू पॉजिटिव में हो तो फिर आप इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव डिफाइन करेंगे। तो द इलेक्ट्रोड विच इज लेस नेगेटिव और मोर पॉजिटिव विल क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा या रिड्यूस होगा? विल रिड्यूस, ठीक है जी। द इलेक्ट्रोड विच इज लेस नेगेटिव और मोर पॉजिटिव विल रिड्यूस, और द इलेक्ट्रोड which is more negative or less positive will oxidize। तो मतलब जो आपके पास टेबल है उसमें सारी वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन है। अब ये आपने डिसाइड करना है कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन रिड्यूस हो रहा है। कौन सी? देखो ना, ये आपके पास दो वैल्यूज आ रही हैं, माइनस 2.38 और प्लस। अब यहाँ पे तो आसान है, जो नेगेटिव है वो ऑक्सीडाइज होगा, जो पॉजिटिव है वो रिड्यूस होगा। ये समझ में आ रही बात? भाई जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो नेगेटिव है, जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो क्या होगा? एनोड होगा, ठीक है ना। ऑक्सीडाइज जहाँ पे हो रही है मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, दैट मींस इट इज एनोड, तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा। क्लियर है बात? हाँ, कॉपर माइनस 0.34 होता। अब मोर नेगेटिव कौन सी है? मोर नेगेटिव ये है ना। नहीं, आप इसको उस टर्म में, मतलब मैथमेटिक्स की टर्म में नहीं देखो। आप ये कह रहे हैं कि मोर नेगेटिव, ये नेगेटिव में ज्यादा बड़ी वैल्यू, उस तरह से आप लोग, मतलब ये माइनस का साइन का मतलब ये नहीं कि माइनस 2.38, ठीक है, माइनस 2.38 का मतलब ये कि ये बैकवर्ड रिएक्शन, सही है ना। तो ये माइनस में बड़ी वैल्यू है, माइनस 2.38 मतलब इसका पोटेंशियल ज्यादा, तो इसका मतलब इसके बैकवर्ड जाने के चांसेस ज्यादा है। माइनस की वैल्यू जितनी बढ़ती जा रही है उसके बैकवर्ड जाने के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो ये ऑक्सीडाइज होगा और ये रिड्यूस होगा। क्लियर है ये बात? तो इक्वेशन से आपने ये तो डिसाइड कर लिया कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन रिड्यूस। कौन सा? ये रिड्यूस होगा और ये ऑक्सीडाइज होगा। ये देखो ना, ये हमने क्या लिखा है, विच इज मोर नेगेटिव और लेस पॉजिटिव। मोर नेगेटिव 2.38 है तो वो क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा ना, ये तो मैं कह रहा हूँ, ठीक है। यानी कि मोर नेगेटिव या लेस पॉजिटिव, तो ये ऑक्सीडाइज होगा, एंड लेस नेगेटिव और मोर पॉजिटिव। ये जितने अभी आगे केसेस करते रहेंगे आपको आइडिया होता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बात क्लियर है। अब ये तो आपने ये डिसाइड कर लिया कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन रिड्यूस। अब मुझे ये फाइंड आउट करना है कि सेल का पोटेंशियल कितना होगा, वोल्ट मीटर में मुझे रीडिंग क्या आएगी। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला लगेगा?
E cell is equals to E reduction माइनस E ऑक्सीडेशन। रिडक्शन पोटेंशियल में से ऑक्सीडेशन को माइनस कर दे रहे हैं। रिडक्शन कितनी है? प्लस 0.34 एंड माइनस 2.38। तो हमने कहा प्लस 0.34 माइनस माइनस 2.38। तो क्या आंसर आ जाएगा? 2 प्लस 2.72। ठीक है, तो ये आपके पास ई सेल की वैल्यू आ गई। नाउ दिस इज स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा, अब ये जो आपके पास वैल्यू आई है ये कहलाएगी स्टैंडर्ड। ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं है, ये क्या है? स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। यानी दोनों इलेक्ट्रोड्स पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल डेवलप हो रहा था, आपने दोनों का डिफरेंस लिया था। दिस इज स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल प्लस 2.72। एंड क्योंकि वैल्यू प्लस में आ रही है तो इसका मतलब फीजिबल रिएक्शन होगा। अब्दुल्ला बात समझ में आ रही है या नहीं? हाँ, तो अगर आपके पास ई सेल पॉजिटिव आई है तो इसका मतलब रिएक्शन क्या है? फीजिबल है। ठीक है, ये फॉर्मूला ध्यान में रखें, ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन। ठीक है, रिडक्शन वाली वैल्यू हमने लिखी माइनस जो ऑक्सीडेशन वाली वैल्यू थी, दोनों को आपने ऐड किया, आंसर आ गया प्लस 2.72। मतलब ये वैल्यू मिलेगी। अब स्टैंडर्ड क्लियर है यहाँ पे बात? अब इसको डिफाइन कर लेते हैं स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। डेफिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। ठीक है जी, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल क्या होगा? इट इज द EMF of a cell when connected with EMF of a cell under standard conditions. ठीक है, it is the electromotive force of a cell under standard conditions. स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या थी वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन की। टेम्परेचर जी, सेल क्या किया भाई? ये दोनों सेल हमने कनेक्ट किए थे ना, ये दो हाफ सेल थे Mg और ये कॉपर वाला, यानी ये मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोड थी और ये कॉपर। ये एक हाफ सेल हो गया, ये एक हाफ सेल है। इसमें यहाँ पे सोल्यूशन में क्या मौजूद है? Mg2+ और ये क्या है? Mg। और इसी तरीके से ये क्या था? कॉपर और ये कॉपर आयंस। ठीक है, और ये आपके पास वोल्टमीटर। ठीक है, तो ये आपके पास पूरा एक कंप्लीट सेल बन गया। तो यहाँ जो रीडिंग आएगी ये कहलाएगी स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। क्लियर है बात? इसमें कोई क्वेश्चन? ठीक है, तो ये तो हमने सिंपल बात कर ली कि सेल पोटेंशियल क्या होती है। अच्छा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को आप सेल पोटेंशियल भी कह सकते हैं, क्योंकि है तो वो भी सेल ही ना पूरा। एक तरफ मतलब अगर फॉर एग्जांपल मैं कॉपर के लिए फाइंड आउट कर रहा हूँ, एक तरफ मैंने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड लगाया है, तो अब वहाँ पे जो आपके पास सेल यानी जो वैल्यू आएगी, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे ये मैग्नीशियम होता और यहाँ पे कॉपर की जगह पे क्या होता? हाइड्रोजन होता, तो अब जो वोल्टेज आती इसको आप क्या कह सकते थे? सेल पोटेंशियल भी कह सकते थे और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी कह सकते हैं, दोनों ही कह सकते हैं, दोनों वैल्यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा अब सपोज हमसे कहा जाता है, क्वेश्चन आ जाता है, अब हम देखते हैं डिफरेंट टाइप के सेल्स कौन कौन से होते हैं। ड्रॉ अ डायग्राम which shows a cell containing half cells Cl minus Cl2 and H minus H plus H2। ये डायग्राम बनानी है आपने, जिसमें एक हाफ सेल ये है और दूसरा हाफ सेल ये है। चलें जरा बनाए डायग्राम खुद से। आपके ख्याल में ये डायग्राम कैसी होगी?
किस फॉर्म में होगी, गैस की फॉर्म में होगी, और हाइड्रोजन भी किस फॉर्म में होगी, गैस की फॉर्म में होगी, दोनों गैस है। तो इस दफा आपके पास दोनों इलेक्ट्रोड किस चीज के होंगे, प्लैटिनम के होंगे, ठीक है ना। दोनों इलेक्ट्रोड जो आप लेंगे वो प्लैटिनम के होंगे। तो लेट से हमने सपोज पहले क्लोरीन वाला हाफ सेल बनाते हैं, ठीक है। हमने ये क्लोरीन वाला हाफ सेल, ये लेट से ये प्लैटिनम वायर, और इसको आपने डिप किया किसमें, सोल्यूशन में, ठीक है। और आपने कहा जी ये अब इसमें क्लोरीन गैस हमने एंटर करनी है, तो ये ग्लास ट्यूब हो गई, ठीक है जी। ये समझ में आ रही है, यहां से क्या आ रही होगी, क्लोरीन गैस। और दूसरा हाफ सेल बनाते हैं, ठीक है। इसमें भी आपके पास प्लैटिनम वायर है, और इसको भी हमने ग्लास ट्यूब से क्लोज किया, और यहाँ पे भी गैस एंटर हो रही है, बट यहाँ पे कौन सी गैस आ रही है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। यहाँ से कौन सी गैस एंटर हो रही है, हाइड्रोजन गैस। इन दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया थ्रू अ वोल्ट मीटर, ठीक है। यानी अगर आपके पास मेटल होता तो हम मेटल की रॉड लेते, अब क्योंकि नॉन मेटल है, क्लोरीन गैस है, इसलिए हमने यानी ये क्या है, ये प्लैटिनम, इसको हम लेबल कर देते हैं, ठीक है। ये क्या है, दिस इज प्लैटिनम वायर, ये प्लैटिनम की प्लैटिनम का पीस है, ये वायर है, यहाँ से क्लोरीन गैस आ रही है। इसका प्रेशर कितना होगा, 1 atm स्टैंडर्ड कंडीशन, टेम्परेचर कितना होगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 298 केल्विन। इसी तरीके से ये जो हाइड्रोजन है ये भी 1 atm के ऊपर होगा, और टेम्परेचर इसका भी कितना होगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये भी प्लैटिनम वायर है, ठीक है, प्लैटिनम वायर। और यहाँ जो सोल्यूशन है, इसमें सोल्यूशन में कौन से आयन्स होंगे, 1 मोलर H+ आयन, और यहाँ पे कौन से आयन होंगे, 1 मोलर क्लोराइड आयन। तो आप NaCl ले सकते हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ के लिए आपने HCl ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे सोल्यूशन में क्लोराइड आयन्स मौजूद हैं, और यहाँ सोल्यूशन में H+ आयन मौजूद है। और ये हाइड्रोजन गैस आप बबल्स की फॉर्म में शो कर सकते हैं, यदि ये हाइड्रोजन गैस एंटर हो रही है, और यहाँ से क्लोरीन गैस एंटर हो रही है, ठीक है। और साथ साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा, सॉल्ट ब्रिज, ठीक है, ये सॉल्ट ब्रिज आ गया। तो ये कंप्लीट लेबल्ड डायग्राम क्लियर है। हाँ, जब आप कोई गैस ले रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको, हाँ गैस ले रहे हैं। अच्छा, अब ब्रोमीन को भी हम गैसिफाई करेंगे, ठीक है ना, लेकिन फिर वो रूम टेम्परेचर पे नहीं होगा, ठीक है ना। या आप उसको एक्वस ब्रोमीन लेंगे, ठीक है, सोल्यूशन आपके पास एक्वस ब्रोमीन का होगा, और ब्रोमीन को गैसिफाई करके उसके पास, ठीक है। अच्छा, अब राइट द रिएक्शंस हैपनिंग एट कैथोड एंड डिटरमिन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी आपने फाइंड आउट करना है। डेटा बुकलेट में देखें वैल्यूज, है डेटा बुकलेट में नहीं है ना, शाबाश, डेटा बुकलेट में वैल्यूज देखें, रिएक्शंस लिखें एंड डिटरमिन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। राइट द रिएक्शंस हैपनिंग एट कैथोड एंड एनोड, कैथोड और एनोड के रिएक्शन लिखें, और देन डेटा बुकलेट से आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, या सेल पोटेंशियल कह लें इस केस में। ये समझ में आ रही है बात,
दोनों इक्वेशंस लिखनी है। दोनों इक्वेशंस क्या हो जाएंगी, क्लोरीन वाले हाफ सेल की इक्वेशन क्या होगी, इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन लिखनी है तो मीन्स क्लोरीन गेनिंग इलेक्ट्रॉन, तो Cl2 गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन टू मेक 2Cl माइनस, ये यानी हमेशा हमने इन टर्म्स ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखना है, ठीक है। तो क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्लोराइड आयन बनेगा। इसी तरीके से हाइड्रोजन के लिए भी हम इक्वेशन लिखेंगे H2 2H plus gains 2 electron to become H2, ठीक है। ये आपके पास दोनों इक्वेशंस आ गए इन टर्म्स ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हमने इनकी वैल्यूज देखनी है डेटा बुकलेट से, ठीक है। और डेटा बुकलेट मैंने घुमा दिया यहाँ से। अब यहाँ देख लें क्लोरीन की वैल्यू कितनी आ रही है, ये देख लें Cl2 plus 2 इलेक्ट्रॉन मेक 2Cl माइनस, कितनी वैल्यू है प्लस 1.36। और हाइड्रोजन की जिनको नहीं मालूम हो यहाँ देख लें, हाइड्रोजन की क्या होगी 0, ठीक है। तो प्लस 1.36 एंड 0.00, तो हमारे पास हाँ, तो तो हमारे पास क्लोरीन की वैल्यू कितनी है प्लस 1.36 और प्लस 0.00। अब इसको ऑक्सीडाइज कौन हो रहा होगा, रिड्यूस कौन हो रहा होगा, मोर पॉजिटिव एंड लेस पॉजिटिव देखना है, ठीक है। तो मोर पॉजिटिव वैल्यू कौन सी है प्लस 1.36, तो मतलब ये क्या हो रहा होगा रिड्यूस। ये आपके पास क्या हो जाएगा कैथोड, यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। और ये लेस पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या होगी ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है। तो रिएक्शन क्या बन जाएगा, ई सेल इज इक्वल्स टू ई ऑक्सीडाइज्ड और ई रिड्यूस्ड माइनस ई ऑक्सीडाइज्ड। तो रिड्यूस क्या है 1.36 माइनस 0, तो दैट इज इक्वल्स टू 1.36, ये आंसर आ गया, ठीक है 1.36। क्लियर है बात, ठीक है। आपने दोनों इक्वेशंस लिखी, आपने ये डिसाइड कर लिया कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है कौन रिड्यूस हो रहा है। डायग्राम क्लियर है, तीसरी डायग्राम बनाते हैं। यहां तक कोई क्वेश्चन बेटा, अब्दुल्ला क्लियर है बात, हो भाई चलें। अब नेक्स्ट डायग्राम आपने बनानी है। नेक्स्ट सेल हम देखते हैं H2H प्लस एंड कनेक्ट H2H प्लस विद Fe2 प्लस Fe3 प्लस। एक हाफ सेल ये है और एक हाफ सेल ये। ड्रॉ सेल डायग्राम in which these two half cells are connected with each other. Fe3 plus। अब देखिए आपके पास दोनों आयन्स हैं, इसमें भी प्लेटिनम ही लेंगे। ठीक है, इसकी आपको सेल डायग्राम बनानी है। ड्रॉ दी सेल डायग्राम। ठीक है, पहले हम हाइड्रोजन वाला सेल बनाते हैं। हाइड्रोजन वाला सेल क्या होगा, अच्छा लाजमी नहीं है कि मैं हमेशा हाइड्रोजन वाला राइट साइड बनाता हूँ तो वैसे ही बनेगा। इस दफा लेट्स हम इसको लेफ्ट बना लेते हैं। ठीक है, ये प्लैटिनम और ठीक है, यहाँ से क्या पास हो रही है हाइड्रोजन गैस। लेट्स से हमने कहा ये हाइड्रोजन, और इसको आपने कनेक्ट करना है किसके साथ, दूसरे हाफ सेल के साथ जिसमें क्या मौजूद है Fe2 प्लस और Fe। अब क्योंकि दोनों आयन्स हैं तो रॉड आयन्स की तो हो नहीं सकती, तो यहाँ भी हम क्या ले लेंगे प्लैटिनम ही ले लेंगे। यानी मेटल सिर्फ तभी लेंगे आप जब मेटल यानी आपके पास मेटल का रिएक्शन है। दूसरा केस कौन सा था, गैस का, वहाँ पे ही प्लैटिनम वायर, और अगर दोनों आयन्स हैं तो भी प्लैटिनम वायर। और इन दोनों को आपने कनेक्ट कर दिया किसके साथ, वोल्टमीटर के साथ कनेक्ट कर दिया।
और ये तो हमारे पास सेल बन गया और यहाँ पे क्या मौजूद है, ये सॉल्ट ब्रिज आ गया। ठीक है, अब इसको लेबल करते हैं। तो यहाँ से क्या पास हो रही है, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस जिसका प्रेशर कितना होगा 1 atm एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और सोल्यूशन यहाँ पे क्या मौजूद है 1 मोलर H+ आइंस। ठीक है, और ये भी क्या है, ये भी प्लैटिनम है। अब यहाँ पे क्या सोल्यूशन मौजूद होगा 1 मोलर Fe2+ एंड 1 मोलर एंड 1 मोलर Fe3+, यानी दोनों का एक मोल मौजूद है। यहाँ सोल्यूशन में Fe2+ भी मौजूद है और Fe3+ भी मौजूद है, दोनों मौजूद है सोल्यूशन। आपने 2 सॉल्ट एक साथ सॉल्ट ले लिया, आप Fe2+ Fe3+ में कन्वर्ट हो रहा हो। हमने यही तो देखना है कि इन दोनों के दरमियान क्या टेंशन जनरेट हो रहा है, कि आइदर Fe3+ कन्वर्ट एट इक्विलिब्रियम वी हैव मोर Fe3+ आइंस और वी हैव मोर Fe2+ आइंस। ठीक है, तो यही चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस करना चाह रहे हैं। चलिए, अब सेल डायग्राम बना दिए हमने, रिएक्शंस लिखे हैं। अब रिएक्शन तो आप लिख सकते हैं, राइट द रिएक्शन हैपनिंग एट कैथोड एंड एनोड एंड व्हाट वुड बी द EMF। यहाँ पे क्या सेल पोटेंशियल मिलेगा ये बताइए। दोनों साइड्स के रिएक्शन लिखें। लिखा है रिएक्शन लिखे, हाँ वो अगर हमसे अभी हमने फाइनल इक्वेशन लिखी नहीं है, जब बोलेंगे तो फिर हम लिखेंगे। अभी तो मैंने पास वर्ड्स पे मतलब क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया। तो अगर आपसे बोला जाए कि राइट द फाइनल इक्वेशन और राइट द रिडॉक्स इक्वेशन, तो फिर इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, फिलहाल तो जस्ट हम दोनों इक्वेशंस लिख रहे हैं। तो Fe2+ और Fe3+ वाली इक्वेशन क्या होगी, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की टर्म में लिखना है। तो Fe3+ gaining electron, Fe3+ gains electron to become Fe2+, और इसी तरीके से 2H+ gains 2 electron to become H2। इसकी वैल्यू क्या है 0, और Fe3+ वाली वैल्यू हम देखते हैं, हाँ ये देख लेंगे यहाँ। अब देखें आपके पास अभी आगे जब पास पेपर स्टार्ट करेंगे ना, तो फिर ये चीज़ें बड़ी कि Fe2+ तो मतलब यहाँ पे भी Fe2+ है, यहाँ पे भी है, तो हमने कौन सी इक्वेशन लेनी है। फिलहाल तो हम Fe3+ और 2+ वाली इक्वेशन ले रहे हैं। तो वैल्यू क्या है 0.77। तो आपने कहा जी ये वैल्यू है 0.77। तो हमें याद होगा कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है। 0.77 क्या हो रहा है रिड्यूस, क्योंकि ये मोर पॉजिटिव है और ये ऑक्सीडाइज। तो 0.77 माइनस 0, आंसर क्या हो जाएगा 0.77। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बात। चले अब एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन। ड्रॉ अ सेल डायग्राम ऑफ लेट्स से मैग्नीशियम, तो चले मैग्नीशियम नहीं करते, हमने बहुत कर लिया मैग्नीशियम।
जिंक Zn2+ एंड Cu2+। अब करना क्या है, आपने सबसे पहले सेल डायग्राम बनाए, ड्रॉ सेल डायग्राम। नंबर 2, आपने रिएक्शंस लिखने, राइट द रिएक्शंस हैपनिंग इन बोथ द सेल्स। नंबर 3, फाइंड द सेल पोटेंशियल। एंड नंबर 4, ऑब्वियसली सेल पोटेंशियल निकालेंगे तो आपको ये पता हो जाएगा कि विच वन इज ऑक्सीडाइजिंग एंड विच वन इज बीइंग रिड्यूस। तो फाइंड द कैथोड एंड एनोड, कैथोड एंड एनोड। ठीक है, ये 4 काम करने हैं आपको। चलें, पहले सेल डायग्राम बनाए, लेबल्ड सेल डायग्राम, लेबल्ड सेल डायग्राम, देन रिएक्शंस लिखें, देन सेल पोटेंशियल, एंड ये बताएं कि कैथोड कौन सा है और एनोड कौन सा है। हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चों ने भी सेंड करना है तो आप लोग भी सॉल्व कीजिएगा। पिक्चर बना के आपने वो व्हाट्सएप पे मुझे सेंड करना है। हाँ भाई, बन गई, हो गया। तो वो का है, वैल्यूज नहीं है, डेटा बुकलेट नहीं है, ये देख लें। कौन कॉपर वाली देख लें पहले तो। ठीक है, जिंक कहाँ होगा, नीचे होगा क्योंकि ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है। ये नोट कर लिए वैल्यू, ये रिएक्शंस की वैल्यू नोट कर लो। कॉपर वाली वैल्यू कौन सी लोगे आप बताओ? है, नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, अब सही है। अब देखो, देखो ये क्या है, हमने Cu2+ को Cu में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे कॉपर 2+ है, ये नज़र आ रहा है, और ये कॉपर, तो ये क्या बन रहा है, 0. क्या वैल्यू आ रही है, 0.34। ठीक है, तो एक वैल्यू आपने ये ले ली, और जिंक के लिए लेनी हमने वैल्यू। ठीक है, इक्वेशन यही लिखिए, इक्वेशन लिख लिए। ठीक है, हाँ जी, हो गया सॉल्व। ये तो नजर आ रहा है ना तुम्हें, ये भी नजर नहीं आ रहा। हाँ जी, क्या आंसर आ रहा है? 1.10। ठीक है, आपने सेल डायग्राम बना ली। सेल डायग्राम बनाने के बाद हमने कहा कि जी Zn2+ गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन बिकम्स Zn, इसकी वैल्यू कितनी थी, -0.76, और कॉपर Cu2+ + 2 इलेक्ट्रॉन मेक्स Cu, इसकी वैल्यू कितनी थी, +0.34। तो क्योंकि ये हम देखा कि जी जो कॉपर वाला हाफ सेल है
इसकी वैल्यू पॉजिटिव में है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, रिड्यूस होगा, और ये नेगेटिव में है तो ये क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। मतलब ये क्या हो गया आपका, ये कैथोड हो गया। रिडक्शन कहाँ होती है, कैथोड पे होती है, और ऑक्सीडेशन कहाँ होती है, एनोड पे होती है। तो ये हमें पता लग गया कैथोड कौन सा है, एनोड कौन सा है, रिडक्शन का। अब आपने सिंपल ई सेल निकालनी है, तो ई सेल का फॉर्मूला क्या है, ई सेल इज इक्वल्स टू ई रिड्यूस्ड माइनस ई ऑक्सीडाइज। रिड्यूस की वैल्यू क्या है, 0.34 माइनस ऑक्सीडाइज की वैल्यू क्या है, माइनस 0.76, और ये आंसर आ गया माइनस माइनस प्लस, तो 1.1 वोल्ट। ठीक है जी, क्लियर है वैल्यू, समझ में आ गई ये बात, इसमें कोई कंफ्यूजन? अच्छा जी, अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं पास पेपर के। अभी इसमें से कुछ चीज़ें तो असल जो क्वेश्चन मुझे कराने थे वो तो फाइल डिलीट हो गई, तो फिलहाल हम इसमें से देखते हैं कोई क्वेश्चन मिल गया हमें। चलें, ये देखें, नज़र आ रहा है बेटा, पढ़ने में आ रहा नहीं है? The diagram shows the apparatus used to measure the standard electrode potential। ठीक है, ये देख लें, यहाँ पे डायग्राम है ऑफ Fe3 प्लस Fe2 प्लस। ठीक है, यानी आप इस वाले, अब इसके लिए आपको क्या यूज़ करना होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड वाला, ये हाइड्रोजन वाला आ गया, और ये मतलब ये डायग्राम दे दिए उन्होंने। डायग्राम समझ में आ रही है ना? ठीक है, अब इसमें जिससे पूछूंगा वो बताएगा, हर कोई नहीं बोलेगा। आइडेंटिफाई व्हाट द लेटर्स A to F रिप्रेजेंट। हाँ भाई फरूख, ए क्या है, हाइड्रोजन। ठीक है ना, ए क्या है, यहाँ से हाइड्रोजन, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपने Fe3 प्लस और Fe2 प्लस का पोटेंशियल निकालना है तो इसको किसके साथ कनेक्ट करेंगे, हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ से ए मतलब ए से आप क्या पास कर रहे हैं, हाइड्रोजन गैस। बी क्या है, प्लैटिनम। ठीक है ना, बी क्या है, दिस इज प्लैटिनम। सी क्या है, 1 मोलर H प्लस आइंस। डी क्या है, सॉल्ट ब्रिज। ई क्या है, प्लैटिनम, और F क्या है, 1 मोलर Fe2 प्लस एंड 1 मोलर Fe3 प्लस। ठीक है, ये सारे आपने नोट कर लिया, और हाइड्रोजन गैस का टेम्परेचर प्रेशर आपने नोट कर लिया। क्लियर है बात? तो ये तो अभी हमने सारा किया। तो लेबल द डायग्राम टू शो विच इज द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कौन सा होगा इसमें, जब आपने सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे तो इसमें रिडक्शन कहाँ पे हो रही है और ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रही है, रिडक्शन यहाँ पे हो रही है। तो इसका मतलब ये क्या है हमारा, दिस इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। आप ये भी कह सकते हैं कि दिस वन इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। जहाँ पे रिडक्शन होगी वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा, मतलब कि कैथोड। तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हो जाएगा और वो नेगेटिव हो जाएगा। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो इन द एक्सटर्नल सर्किट। तो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन हो रही है, मतलब ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होगा, यहाँ से। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो। ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, क्योंकि यहाँ पे गेन हो रहा है, जहाँ रिडक्शन हो रही है इसका मतलब यहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एनोड है, और यहाँ क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन ये होगी। अच्छा जी, इन अनदर एक्सपेरिमेंट Fe3 प्लस एंड Fe2 प्लस हाफ सेल वॉज कनेक्टेड टू दिस। आपने इस हाफ सेल को कनेक्ट किया है किसके साथ, कॉपर वाले हाफ सेल के साथ। Fe3 प्लस Fe2 प्लस हाफ सेल वॉज कनेक्टेड टू कॉपर आयन कॉपर। डिटर्मिन द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल व्हेन दीज टू हाफ सेल्स आर कनेक्टेड बाय अ वायर एंड द सर्किट इज कंप्लीटेड। यूज द डेटा बुकलेट टू हेल्प यू। तो अगर आपका एक हाफ सेल हो ये और दूसरा हाफ सेल हो ये, तो सेल पोटेंशियल क्या आएगा, 0 अब हमारे पास दोनों की वैल्यूज पहली है, ये भी हम पहले ही देख चुके हैं। ये कितना है, प्लस 0.34। पिछले वाले सवाल में हमने देखा था प्लस 0.34, और ये अभी आपने देखा है कितना है, ये 0.77। हाँ भाई जुहेब, कौन ऑक्सीडाइज होगा कौन रिड्यूस होगा, वो ये क्या होगा, हाँ ये प्लस है, प्लस 0.77।
ये रिड्यूस होगा और ये ऑक्सीड, मोर पॉजिटिव विल रिड्यूस एंड लेस पॉजिटिव विल ऑक्सीडाइज। तो क्या करेंगे हम 0.77 माइनस 0.34, तो क्या आंसर आ जाएगा 0.43। तो मतलब ये आपके पास सेल्फ पोटेंशियल आ गया, ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन। हाँ जी क्लियर है, इसमें किसी को कोई क्वेश्चन? सबको क्लियर है? ठीक है भाई जी बेटा। तो आज हम इसको यहाँ तक रखते हैं, ठीक है। कल इंशाल्लाह ताला हम इसमें आगे मतलब अब हम आगे बात करेंगे नर्नेस्ट इक्वेशन की। अभी फिलहाल इसके कुछ पास पेपर्स और सॉल्व करेंगे और देन फिर हम आगे नर्नेस्ट इक्वेशन जो है वो स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ पूछनी हो तो पूछ। सबको क्लियर?